स्टार्ट कजे बिस्मिल्लाह करे स्टार्ट कयूं था साॻे टॉपिक खां जिते छॾियो हुयोसीं ऐं ॿुधो शेड लाइट ॾियण सां तेज वधे थो। अदा ॻाल्हि ॿुधी अथव, मूंखे सुञाणे ॾेखारियो तेल फर्स्ट ईयर वारा हेॾे काॾे अची विया हो भुल में। फर्स्ट ईयर कोचिंग वारा हेॾे काॾे वेठा हो, पंहिंजी साॻी आईडी खे ज्वाइन कयो। हे हाणे एंट्री जो क्लास आहे, ग्लाइकोलाइसिस ताईं पढ़ियो हुयोसीं। ख़ैर त आहे ठीकु आहे। उन तव्हांजो फिजिक्स हले थो, फिजिक्स हले थी, उन ज्वाइन कयो वञी करे। अचो अच्छा, मुझे पहचान के दिखाएं कि ये एक सेल है और सेल के बीच स्पेस भी अच्छी खासी है और सेल के अंदर सेल वाल भी पतला सा है। न्यूक्लियस बेचारा साइड पे है क्योंकि बीच वाली स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बड़ा बड़ा वैक्यूल, और सेल्स की जो शेप है वो ओवल शेप है या राउंड शेप है या स्फेरिकल शेप है। ठीक हो गया। और दूसरे वाले सेल्स हैं, अच्छा ये मैं ब्लू कलर से क्या बना रहा हूं इनके ऊपर, बाहर से क्या बना रहा हूं ब्लू कलर से, सेल वाल। अब ये है इनकी सेल वाल, ये है इनकी सेल वाल जो कि मुश्तमिल है मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वाल पर। सेकेंडरी सेल वाल एब्सेंट है, लेकिन इन वगैरह तो सोचें भी ना सुबरिन का ना रिक्स का। अदा मैथ वारे साईं जो कोन आयो आहे, इहो दरवाज़ो बंदि करे हलियो अची वेही हो। ठीकु आहे, बायो पढ़ अॼु। हाँ भाई हाँ भाई, तो मुझे बताएं ये पेरेन कायमा है, कोलिन कायमा है या स्केलेरिन कायमा? पेरेन कायमा। पेरेन कायमा डिवाइडिंग है या परमानेंट है? परमानेंट। डिवाइडिंग cells are only called as मेरिस्टम्स। ओ छोकरो, मेरिस्टम डिवाइडिंग है बस। मेरिस्टम के 3 टाइप थे, कौन से? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकेलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? प्राइमरी के लिए, नए पार्ट्स के लिए और इलांगेशन के लिए। ये मेरिस्टम है। जब मेरिस्टम डिवीजन का पावर खत्म कर ले तो उनके अंदर सेंटर पे क्या आ जाता है, तो उन परमानेंट सेल्स को कहते हैं पेरेन्काइमा आर दी पहले परमानेंट सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की निशानी है, देखें। बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है आपको, वैक्यूल है ही नहीं, और सेल आपस में चिपके हुए हैं। सेल्स के बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। बड़ा न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट। ये मैंने छोटा बनाया है, बड़ा न्यूक्लियस है। ये डिवाइडिंग सेल की पहचान है मेरिस्टम की। अब कौन सी चेंजेस आई है मेरिस्टम से कन्वर्जन में?
शेप मोर आर लेस सेम। टर्गर प्रेशर बढ़ गया है, वैक्यूल आ गया है, समझ आ रही है? वैक्यूल आ गया है, न्यूक्लियर साइड पे हो गया है, स्पेस बढ़ गई है। तो भाई मुझे बताएं, ग्रोथ के लिए ये चाहिए या पेरेन्काइमा चाहिए? अब अगर ग्रोथ कर गए, ऊपर चले गए मेरिस्टेम, तो नीचे वाले नॉन डिवाइडिंग हो जाएंगे, पेरेन्काइमा हो जाएंगे। अगर इनको सपोर्ट देनी है तो कोलेनकाइमा में कन्वर्ट होंगे, और सपोर्ट देनी है तो इनको डेड होना पड़ेगा। तो मेरिस्टेम में से ही पेरेन्काइमा, इनमें से कोलेनकाइमा, उनमें से स्क्लेरेन्काइमा। फिर पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा मिलके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं जाइलम। जाइलम कैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है? जाइलम पेरेन्काइमा भी है उसके अंदर, बाकी ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर, तीनों के तीनों सेल कौन से हैं? स्क्लेरेन्काइमा हैं। फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कैसे? एक है उसके पास पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक दूसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा का मॉडिफाइड फॉर्म सीव ट्यूब सेल, न्यूक्लियस वैक्यूल नहीं है, पेरेन्काइमा नहीं कहेंगे, लिविंग है, इसकी नेचर ही है, सीव ट्यूब सेल। और दूसरा, तीसरा कंपेनियन सेल, अगेन पेरेन्काइमा का भाई, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेरेन्काइमा में कंसीडर करें, प्योर पेरेन्काइमा वो भी नहीं है। और एक है अकेला फ्लोएम का फाइबर जो कि स्क्लेरेन्काइमा है। समझ आ रही है? अगर मैं पूछूं सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में से, डिवाइडिंग टिश्यू, सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में से सबसे पहले कौन से होंगी? डिवाइडिंग, 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 डिवाइड करके परमानेंट बनेंगे। उन परमानेंट के टाइप है सिंपल और सिंपल कैसे? ऐसे टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल कंटेन करे। ये सारे पेरेन्काइमा, इन सबको सिंपल कहेंगे। सारे कोलेनकाइमा, इन सबको सिंपल कहेंगे। सारे स्क्लेरेन्काइमा, तो उनको भी, अगर पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा मिलके कोई टिश्यू बना रहे हैं तो, पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा मिलके कोई टिश्यू बना रहे हैं तो देन कॉम्प्लेक्स। समझ आ रही है? तो भाई अगर पूछूं कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा में से हाईली लिविंग कौन सा है? हाईली लिविंग पेरेन्काइमा है। जल्दी सुनते जाएं, सिंपल लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा टर्गर प्रेशर पेरेन्काइमा में है, वैक्यूल बड़ा और बड़ा साइटोप्लाज्म, बड़ा न्यूक्लियस पेरेन्काइमा में है, मगर सबसे बड़ा न्यूक्लियस इनके अंदर है, डिवाइडिंग के अंदर। ठीक है? बाकी सिंपल से ये सबसे ज्यादा लिविंग पेरेन्काइमा है, सॉफ्ट पेरेन्काइमा है। नरम पार्ट्स पर, फ्लेक्सिबल पार्ट पर, लचकदार पार्ट पर कौन सा सेल मिलेगा? पेरेन्काइमा। सॉफ्ट जोन्स में, लीफ में कौन सा सेल मिलेगा? कल भी पढ़ाया था मैं, फिर भी पढ़ा रहा हूं, आपको याद नहीं, आप उतना रिस्पांस सही से नहीं दे रहे कि भाई ये एक सेल है, पेरेन्काइमा ही है, अब ये कन्वर्ट हो रहा है स्क्लेरेन्काइमा में। तो स्क्लेरेन्काइमा कैसे होगा कि भाई इसके अंदर ये पहले था सेलवाल, क्या सेलवाल था? पतला। जब पतला सेलवाल था तो क्या कहा हमने? पेरेन्काइमा। अब ये सेलवाल इधर से क्या हो गया? इधर से हो गया थिक, इधर से भी 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 थिक, इधर से भी थिक। तो होगा क्या कि सेल वॉल के अंदर जो है वो टाइटनेस आ जाएगी, टाइटनेस आ जाएगी। उसके वजह से सेल जो है ना, पहले जैसा गोल था, स्फेरिकल था, अंडे की तरह था, फ्लेक्सिबल था, अब वैसा नहीं रहा। अब इसके अंदर जो है कॉर्नर्स आ गए। क्या आ गए? कॉर्नर्स आ गए। देखिए अब कॉर्नर्स आ गए, मगर हमने पढ़ा था कि जो कोलेनकाइमा था, जहाँ पे कॉर्नर होते हैं वहां पे थोड़ा सेलुलोज का डिपोजिशन क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। ये कोलेनकाइमा बन गया। अब जब सेल वॉल मोटा हो गया तो मुझे बताएं, ये जो साइटोप्लाज्म है
ये पतला हो जाएगा या ये भी मोटा होगा? क्यों पतला होगा? क्योंकि सेल वॉल अंदर से बढ़ता है, सेल वॉल अंदर बढ़ता जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या प्राइमरी से बाहर आएगा? बाहर मिडिल ने मिला, फिर प्राइमरी। कौन आ रहा है? तो मुझे बताएं कोलन कायमा में सेकेंडरी सेल वॉल है या नहीं है? यूनिफॉर्म एक ही जैसी थिकनेस है क्या? सेकेंडरी की इरेगुलर थिकनेस है। डिपोजिशन हुई है सेल्यूलोज की कंप्लीट या डिसकंटिन्यूअस? शेप चेंज हुई है सेल की, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत खत्म हुई है, सॉफ्टनेस थोड़ी बहुत खत्म हुई है, हार्डनेस थोड़ी बहुत आई है। तो इन दोनों में से मैकेनिकल टिश्यू किसको कहेंगे? जो सपोर्ट दे, कोलन कायमा। अब इसको सपोर्ट नहीं होती, ये खुद बिना सपोर्ट के है, सेल वॉल इसका निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। तो इसको सपोर्ट होती है टर्गर प्रेशर की, इसीलिए लीफ सीधा खड़ा होता है। अगर पानी निकल जाए तो लीफ फ्लैसिड हो जाता है, मुरझा जाते हैं लीफ। समझ आ रही है बात? तो ये टर्गर प्रेशर के फोर्स पे चलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इनके ऊपर, जिसकी वजह से इनकी शेप मेंटेन है। अगर इनसे पानी निकाला जाए सेल से तो कट जाएंगे, और इनसे पानी निकलेगा शेप इनकी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि दीवार पक्की है, गिलास से पानी निकालें भले, गिलास टुकड़ थोड़ी जाएगा, शीशे का गिलास है, पक्का है। ये बलून की तरह है, बलून से पानी भरे, हवा भरें तो भरा हुआ होगा, फूला होगा, हवा निकालें तो ऐसे ही है इनका किस्सा पैरेन्काइमा का। चलो मैंने सोचा था ये मैंने पढ़ा दिए, मेरा मूड था आज मैं आगे पढ़ाऊंगा। चलो भाई, अब स्केलेरेन्काइमा कैसे बनेगा? हाँ, इसी को स्केलेरेन्काइमा करते हैं, इसी को स्केलेरेन्काइमा करते हैं। ये क्या बढ़ता जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल या सेकेंडरी? सेकेंडरी कहाँ पे? प्राइमरी से अंदर या बाहर? अंदर। तो सेल का जो लिविंग पोर्शन है वो कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के काम करने की कैपेसिटी, सेल मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, डेड नेचर आती जा रही है, ज्यादा मैकेनिकल बनता जा रहा है। तो अगर मैं कहूं लीफ, पेटियोल एंड वुड, तीन पार्ट के नाम लिखे हैं मैंने। लीफ, फ्लावर या लीफ का स्टॉक, पेटियोल या पेडिसल, वुड। हाँ भाई बताएं, स्केलेरेन्काइमा कहाँ पे? डेड वुड में, सेप वुड में? वैसे सेप में भी है ठीक है। मगर स्केलेरेन्काइमा में डिपोजिशन केमिकल की होगी कि नहीं होगी? कौन सा केमिकल? कोई इंपॉर्टेंट केमिकल बताएं। लिग्निन। हाँ, लिग्निन सेप में या हार्ट में? अब सही है, लिग्निन ज्यादा हार्टवुड में, सेप में कम होगा। सेप मतलब नया जाइलम, भाई उसमें भी स्केलेरेन्काइमा है, नए जाइलम में भी 3 स्केलेरेन्काइमा है, मगर उतने हार्ड नहीं है, उतनी डिपोजिशन नहीं है। जो पुराना जाइलम था, प्रोटोजाइलम, पहला जाइलम, प्राइमरी जाइलम, वो तो डिपॉजिट हो गया है ना, उसकी जो अंदर जो स्पेस थी ल्यूमिन वो तो खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? अंदर सारा भर गया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वो आयंस, ठीक है ना। वो जो ल्यूमिन थी, कंडक्टर कैपेसिटी थी, वो खत्म हो गई है। चलो हाँ भाई, इसको मैच करें, किधर लगाऊं इसको? लीफ के मीजोफिल आर दी पैरेन्काइमा, लीफ के मीजोफिल सेल आर दी पैरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा सेल सुने हैं कभी? मतलब ऐसे सेल जो ग्रीन नजर आए, लीफ ग्रीन नजर आता है एपिडर्मल सेल्स की वजह से या मीजोफिल की वजह से। तो मीजोफिल क्लोरेन्काइमा है ना, है पैरेन्काइमा मगर ग्रीन है, इसीलिए इनको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। हाइड्रोफाइट सुने? हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट का जो लीफ होता है पानी के ऊपर तैरता है, तैरता है। क्यों लीफ को बायोंसी है? अगर हवा आ जाए या
कोई एनिमल जाए, मछली जाए, उस पत्ते को डुबा दे नीचे और वो फिर भी ऊपर आगे तैरता है, क्यों? इस हाइड्रोफाइट के लीफ में पेरेन्काइमा का टाइप होता है जिसको कहते हैं एरेन्काइमा। उनके अंदर एयर स्टोर होती है। भला हवा से भरे हुए ट्यूब को आप डुबा सकते हैं, अगर आप उसको डुबोएंगे वो निकल आएगा ऊपर, तैरेगा, आपको भी सफर करवाएगा, है ना। पेरीसाइकिल, पेलीसेड स्पंजी मीजोफिल है ना, पेलीसेड स्पंजी मीजोफिल है, पेरेन्काइमा है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं फोटोसिंथेटिक कौन है इन दोनों में से? ये भी है मगर कम, ये ज्यादा है। लिविंग कौन है दोनों में से? ज्यादा लिविंग कौन है? ज्यादा हार्ड कौन है? सबसे हार्ड कौन है? अच्छा, स्केलेरेन्काइमा में वेसल भी स्केलेरेन्काइमा, ट्रैकेट भी स्केलेरेन्काइमा, फाइबर भी स्केलेरेन्काइमा। अब इनमें से ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन? फाइबर पतला होता है, ऐसे बहुत लंबा होता है, इसीलिए उसकी उसमें फुट स्केल लोहे की होती है ना, पतली होती है, उसको आप ऐसे मूव करवाएंगे हो जाएगी। अगर ये जो छत में पड़ा हुआ लोहा है, अब इसको हिला के ऐसे देखें, ठीक है ना, वो जितना उसका बड़ा होगा साइज तो देन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। तो फाइबर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा भी नहीं कहना कि बस स्केलेरेन्काइमा हो गया मतलब लिग्निन होगी, जरूरी नहीं, इसके अंदर लिग्निन है, इसके अंदर लिग्निन है, ठीक हो गया। अब दूसरा टॉपिक, इनमें से सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करेगा वो लिविंग होगा या डेड होगा? फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट हो गई है, खत्म होने वाली है। अभी तक आप सोए पड़े हैं, टाइम हो गया है पूरे 3 और अभी आप क्लास लेने आप पहुंचे हैं, माशाल्लाह, वो भी गलत जगह। सुने भाई, अभी टॉपिक है आपका हार्मोन, मूवमेंट एंड फोटो पीरियड एंड वर्नलाइजेशन। दिल तो कर रहा है सारे कर लें आज ही, मगर पूरे नहीं होंगे, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं फोटो पीरियड से। हाँ भाई, फोटो पीरियडिज्म की मीनिंग क्या निकल रही है? फाइटो हार्मोन इसके बाद अच्छे से समझ आएंगे। फाइटो हार्मोन बड़ा टॉपिक है, मैं कह रहा हूं जैसे आते ही स्टार्ट करूं, एक ही दिन में सारे हार्मोन को क्लियर करूं, इसलिए आज स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, या कम से कम 3 हार्मोन एक ही दिन में कर लें, इसीलिए आज मैं हार्मोन को नहीं स्टार्ट कर रहा। फोटो पीरियडिज्म मतलब, फोटो मतलब पीरियड मतलब क्या हो गया टॉपिक का? लाइट की ड्यूरेशन। अब लाइट की ड्यूरेशन दिन से होगी या रात से? रात से नहीं होगी। 24 घंटों में से रात निकालें तो भी लाइट है, या दिन को लेके आए तो भी लाइट है, ठीक है ना। तो दिन का जो पीरियड है ये लाइट की ड्यूरेशन है। अब दिन में भी बड़ा में भी छोटा, पता है बड़ा दिन किसको कहते हैं हम? एक तो ये होता है कि भाई 12 घंटे से बड़ा है, ये बड़ा दिन है, 14 घंटे का है, ये बड़ा दिन है, गर्मियों वाला, सर्दियों वाला। मगर हम वायु में ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जो बड़ा दिन है वो बड़ा दिन है, ऐसे नहीं कहेंगे। छोटे दिन को भी कभी कभी बड़ा कहेंगे, तो बात को समझना है, ठीक है ना। बात अच्छे से समझनी है, कॉन्सेप्ट बनाना है। अब सुने, ये जो लाइट की ड्यूरेशन है ना, वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस पर अफेक्ट करती है। अगर थोड़ी लाइट मिले तो फोटोसिंथेसिस थोड़ी,
ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ स्लो होगा। जो प्लांट के अंदर नीचे ग्रो करते हैं वो ज्यादा लाइट ले पाएंगे, या जो ऊपर खड़े हुए हैं सबके ऊपर ऊपर वाले ना, तो ग्रोथ भी उन्होंने बड़ी की है ना, ट्रीज बन गए, और नीचे वाले 2-3 फीट के होंगे, है ना। चलो ग्रोथ भी उनकी सही नहीं होगी, बॉडी भी उनकी जो है उतनी अडाप्टिव नहीं होगी, सॉफ्ट होगी, क्लोरोफिल का भी मसला होगा। तो लाइट अफेक्ट करती है ग्रोथ पर भी, डेवलपमेंट पे भी, फोटोसिंथेसिस पे भी, मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ नॉट लाइट। अब लाइट आपको मिलती है, एक लाइट का टाइम ड्यूरेशन, एक मिलती है लाइट ड्यूरेशन कि भाई कितना टाइम मिल रही है, एक लाइट की मिलती है इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस, अगर इंटेंसिटी कम हो जाए, क्लाउड हो जाए तो ये इंटेंसिटी ज्यादा फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करेगी। हम इंटेंसिटी के पे बात नहीं कर रहे, लाइट के टाइप पे बात हम कर रहे हैं, ड्यूरेशन लाइट की, टाइम पीरियड लाइट का। अब ये जो ड्यूरेशन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट करती है फ्लावरिंग पर। तो ड्यूरेशन के हिसाब से प्लांट को डिवाइड किया गया है कि भाई प्लांट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। एक शॉर्ट डे प्लांट, दूसरे लॉन्ग डे प्लांट, तीसरे डे न्यूट्रल प्लांट। अब बताएं कौन से प्लांट हैं जो लाइट की ड्यूरेशन पर फ्लावरिंग नहीं करते, इसीलिए उनको डे न्यूट्रल कहा गया है। डे न्यूट्रल मतलब डे की लाइट की ड्यूरेशन इन पे अफेक्ट नहीं करेगी, ये फ्लावर करने के लिए ड्यूरेशन पर डिपेंडेंट, बाकी ये फ्लावरिंग करने के लिए इनको लाइट चाहिए, इनको भी लाइट पता है। अब लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का मैकेनिज्म समझा रहा हूं, गौर से समझना। पहले मुझे बताएं जनवरी से छोड़े, 21 जून से हम बात करते हैं। ये 21 जून ये ऐसा दिन है जो सबसे बड़ा है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन है। दिसंबर के बाद कौन सा? मई के बाद कौन आएगा? 21 जून तक, जून 21 तक। अब बात को समझना है, 21 जून से लेकर दिन क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं, और नाइट बड़ी, दिन छोटे होते जा रहे हैं, तो ड्यूरेशन क्या होती जा रही है? तो ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग करें कैसे दिनों में, जो दिन कम होते जा रहे हैं, ये नहीं कह रहा दिन छोटे हैं, क्या जुलाई मंथ का दिन और जनवरी का दिन, छोटा कौन सा दिन है? जनवरी का। क्यों? सबसे छोटे दिन के बाद ये अब दिन बढ़ते, जनवरी से 22 दिसंबर से 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, ये दिन बढ़ते जा रहे हैं। कब तक? तो दिन वैसे ये छोटा है और ये दिन बड़ा है, मगर प्लांट जब फ्लावरिंग कर रहा है तो दिन आज वाला, कल वाला, परसों वाला, उसके बाद वाला क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। तो फ्लावरिंग करें जो उन दिनों में जो दिन छोटे होते जा रहे हैं, उन प्लांट को हम कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट वो जो अपनी फ्लावरिंग करें कब? जब दिन छोटे हैं नहीं, छोटे होते जा रहे हैं।
छोटे होते जा रहे हैं। इट में भी ये 12 घंटे से बड़े हैं, इट में भी ये 12 घंटे से छोटे हैं, मगर होते तो छोटे जा रहे हैं ना। ये शॉर्ट डे प्लांट, समझ आ रही है बात। और अगर मैं कहूं कि ऐसे प्लांट जो बढ़ते हुए दिनों में फ्लावरिंग करें, भले वो दिन छोटे हों मगर कल वाला दिन बड़ा, परसों वाला और बड़ा, उसके बाद वाला और बड़ा, ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग डे। पहले तो ये बात क्लियर हुई है। एक और बात समझनी है, गौर से सुने मेरी बात। अब नई स्लाइड पे चलते हैं। एक प्लांट थे कौन से? शॉर्ट डे, दूसरे लॉन्ग डे। इनके किस्से को इधर ही दफन कर दें, पहले मेरी और बात सुने। असल किस्सा ये है, असल जो किस्सा है ना वो ये है जो आपके बुक में कहीं पे भी सही मेंशन नहीं किया गया। पुराने बुक्स में बहुत अच्छे से डिफाइन है, पंजाब में बहुत जबरदस्त इसकी डिटेल दी गई है। इसको नहीं समझेंगे तो टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। सुने भाई, एक पिगमेंट होती है जिसको कहते हैं फाइटोक्रोम। क्या कहते हैं? फाइटोक्रोम। और ये फाइटोक्रोम एक प्रोटीन है, और ये फाइटोक्रोम के दो फॉर्म्स होते हैं, PR एंड PFR। मुझे बताएं, विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल आपस में बहन भाई है। मतलब जब लाइट लगती है आपके स्किन पर, स्किन में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। लाइट लगने से क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैसे कन्वर्ट होता है भाई? विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल दोनों स्टेरॉइड लिपिड है ना, उनके अंदर अलाज केड़ी गाली नो एडी कम जी गाल कया लो बुधो। हाँ भाई, स्किन का कह रहे थे कि स्किन के अंदर विटामिन डी नहीं पड़ा, कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना कि स्टेरॉइड लिपिड जो है भाई, जो सेक्स हार्मोन है सारे, कोलेस्ट्रॉल है और विटामिन डी है। इसके अंदर 17 कार्बन, 4 रिंग है, याद है फर्स्ट ईयर की? 3 रिंग जो है 6 मेंबर्ड और चौथी, ये सब के अंदर कॉमन है। फर्क क्या है? इसके अंदर जो ग्रुप होगा, ईस्ट्रोजन के अंदर कोई और होगा, प्रोजेस्टेरोन के अंदर कोई और होगा, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कोई और होगा, विटामिन डी के अंदर कोई और होगा। उस पे लगे हुए जो ग्रुप्स हैं उनका फर्क है, वैसे स्ट्रक्चर सेम है। तो लाइट आके उस ग्रुप को चेंज कर दिए तो हम कहते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बन गई। ऐसा नहीं कि लाइट उठा के आई विटामिन डी और एब्जॉर्ब करवा दिया, लो भाई हम कहते हैं लाइट से विटामिन डी लेते हैं, लाइट से नहीं लेते। लाइट हमारे कोलेस्ट्रॉल को लग के कन्वर्ट कर देती है उसकी शक्ल को, तो शक्ल कन्वर्टेड कोलेस्ट्रॉल को हम विटामिन डी कह लेते हैं। सेम उसी तरीके से प्लांट के अंदर फाइटोक्रोम होता है, 2 तरह का होता है, एक ही तरह का है मगर वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में लाइट के लगने से। फिर उसको लाइट लगती है फिर असली फॉर्म में आ जाता है, फिर इसको लाइट लगती है उस फॉर्म में चला जाता है। अब उसके नाम क्या है? फाइटोक्रोम रेड। PR का मतलब फाइटोक्रोम। ये ऐसा फाइटोक्रोम है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो दिन में होती है। कब होती है ये लाइट? दिन में। और जब ये रेड लाइट को दिन में एब्जॉर्ब करेगा, इसको लाइट लगेगी तो ये कन्वर्ट होगा और फॉर्म में, जिसको कहेंगे फाइटोक्रोम फार रेड। अब ये ऐसा बन गया है कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये करेगा कौन सी लाइट को? फार रेड को, जो सुबह सवेरे होती है, डान और डस्क के टाइम और रात के टाइम होती है। डान डस्क के बीच यानी रात को होती है ये फार रेड, अंधेरे वाली रेड लाइट। फार रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है 730 होती है और इसकी 700 से कम 680। तो ये जो 730 वाली वेवलेंथ वाली है, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है या कम है ये तो अच्छे से जानते हैं। वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम ही होगी। अब मुझे बताएं, आपके पास वॉच है भाई, 3 बजकर 3:15 हुए हैं तो पूरे, तो
हम देखते हैं हमारा टाइम है, अभी दोपहर का टाइम गुजर चुका है, शाम होने वाली है। प्लांट के अंदर भी वॉच है और उस वॉच को कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे अंदर भी ये है, मगर हम अपनी वॉच पे टाइम देखते हैं। कुछ हमारे टाइम इस पर भी चलते हैं, बायोलॉजिकल वॉच पर, बायोलॉजिकल क्लॉक। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये एक्चुअली इनकी कंसंट्रेशन है। जैसे हम मिनट और घंटे देख के टाइम बताते हैं वॉच पर, तो प्लांट अपना टाइम कैसे डिसाइड करता है? पीआर और पीएफआर की कंसंट्रेशन देखकर। अगर प्लांट कहे ये पीआर 70% है और ये 30% है, मतलब फला मंथ का फला दिन चल रहा है। अब सुनिए क्या पीआर और पीएफआर को कंसंट्रेशन के ऊपर छोटे और बड़े दिन का इफेक्ट नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि जब दिन बड़ा होगा 12 घंटे का, तो पीआर कन्वर्ट होगा। अब अगर दिन 14 घंटे का है तो पीएफआर ज्यादा बनेगा या पीआर? पीएफआर कहो, दिन बड़ा है, 14 घंटे कौन सी लाइट है? रेड। तो ये एब्जॉर्ब करेगा, जैसे करेगा कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? तो एब्जॉर्ब तो ये करेगा, एक्टिव तो ये है, बनेगा कौन? जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो खत्म हो रहा है, नया बन रहा है। तो जितना बड़ा दिन होगा उतना ये ज्यादा बनेगा। और रात कितनी है? 10 घंटे की। अब 10 घंटे की है, जितना पीएफआर दिन को बना था उतना इसमें कन्वर्ट हो सकेगा? अगला दिन 14 घंटे 1 मिनट और दिन बढ़ गया, तो अगले दिन और पीएफआर ज्यादा बना और पीआर कम बना। वैसे प्लांट कहते हैं कि ये 1 अप्रैल है, आज 2 है, आज 3 है, आज 4 है, आज 5 है। इसीलिए मार्च के एंड में ही गंदम अपने सीड को पकाती है। अप्रैल में हमें कहती है हार्वेस्ट करो भाई। आम को, किसी भी प्लांट को देखें, उसका एक मंथ के अंदर दिन होते हैं, उन्हीं दिनों में वो अपनी राइपनिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो उनके अंदर कौन सा वॉच है? बायोलॉजिकल वॉच। बायोलॉजिकल वॉच किस पर डिपेंडेंट है? पीआर और पीएफआर की। अब अगर कोई प्लांट कह रहा है कि भाई जब तक पीआर 70% नहीं होगा तब तक मैं फ्लावरिंग नहीं करूंगा, तो इसके अंदर फ्लावरिंग करने वाला जो फ्लोरिजन हार्मोन है वो कब बनेगा? 70% कब आएगी? जब डे की उतनी लेंथ होगी। समझ आ रही है ना? अब बड़ा टिपिकल सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा टिपिकल पूछ रहा हूं। सुनिए भाई, अगर कोई प्लांट कह रहा है मुझे 70% अचीव करना है पीएफआर, और ये पीएफआर अभी कितना है? 60%। कल होगा 61, 62, 63, 60, 70% पर फ्लावरिंग करेगा। बताएं ये लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है? समझे? मुझे भी पता नहीं, समझना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि भाई पीएफआर कितना है आज, और फिर आगे वाले दिनों में 70 होगा। तो भाई ये जो दिन है, आज कौन सा दिन है, समझने की बात है। लिखा तो इतना हुआ है, अगर मैं बुक वाली बात बता दूं तो टॉपिक हो गया है बस। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए हमें। तो भाई 14 घंटे का दिन है, चलो 12 घंटे का दिन है, कल 12 घंटे 1 मिनट होगा, परसों 12 घंटे 2 मिनट होगा, 12 घंटे 3 मिनट होगा, 12 घंटे 4 मिनट होगा। तो दिन के बढ़ने से पीएफआर बढ़ता जाएगा या पीआर? वेरी गुड, है ना? तो हाँ, ये लॉन्ग डे हो गया, सही कहा आपने, ये लॉन्ग डे हो गया। अब अगर शॉर्ट डे कहूं वाइज, अगर मैं कहूं आज कंसंट्रेशन है पीआर की कितनी, पीएफआर की कितनी? पीएफआर की 80%, और ये कह रहा है 70% तक ये जाएगा तब मैं फ्लावरिंग करूंगा। कैसे ये शॉर्ट डे है भाई? पीएफआर को कम होना है ना?
कम होना है तो पीएफआर को कम होने के लिए दिन का बड़ा होना जरूरी है। जितना दिन सॉरी हाँ, रात का बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी रात होगी तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और पीआर में कन्वर्ट होगा। रात बड़ी मतलब दिन छोटा होता जा रहा है। समझ आ रही है? चलो, फार रेड लाइट होती है। अब शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट। हाँ भाई, जो सर फिर में पीआर एंड पीएफआर कौन चेक करता है? पीआर और पीएफआर कौन चेक करता है? हम तो आंखों से टाइम देखते हैं ना, प्लांट के पास आंखें तो नहीं है। प्लांट के अंदर रिसेप्टर तो लगे होंगे। आपके अंदर अगर NaCl बढ़ जाए तो कैसे पानी भाग के आता है? ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा होता है तो कैसे फ्लोएम वहां पे फूड भेजता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन तो प्लांट में है ना, नर्वस नहीं है, केमिकल तो है ना। तो अगर ये केमिकल बढ़ जाएंगे तो ये जहां पे बढ़ रहे हैं ये कहाँ पे बनते हैं? ये नए लीव्स और नए बड्स में बनते हैं। ये फाइटोक्रोम पिगमेंट जो हैं, तो उनके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। उन्हीं सेल को पता चलता है कि भाई हमारे अंदर अब पीआर की लेवल आ गई है, अभी हमें फ्लावरिंग करनी है। तो ये केमिकल है, स्टिमुलस है, स्टिमुलेट करता है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं पूछ रहा हूं, अब आपका पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। भाई गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब देना है, इस्तेमाल करके खोपड़ी को। ये देखिए, ये 12 घंटे पर मैंने लाइन लगाई है, 12 घंटे पर लाइन लगाई है, 12 घंटे पर। मगर मैं कह रहा हूं जो दिन है वो इतना है, जो दिन है वो 12 से 13-14 घंटे तकरीबन हो गया है ना। और बाकी ये क्या है? नाइट है। नाइट छोटी है और दिन। अब ये ना कहना कि ये लॉन्ग डे हो गया। अभी MCQ मैंने पूछा ही नहीं। चलो ऐसी ही ग्राफ दूसरी बनाते हैं भाई, उसमें भी दिन करते हैं कितने घंटे का? 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की नाइट। अब एक को मैं करूंगा लॉन्ग डे, एक को करूंगा, और आपने बताना है लॉन्ग डे कौन सा है, शॉर्ट डे कौन सा है। सुने भाई, अब प्लांट को हमने क्या किया? रात के टाइम में, कौन से टाइम में? रात के टाइम में पूरे 2 घंटे हमने पीआर यानी रेड लाइट दे दी, यानी दिन वाली लाइट दे दी प्लांट को। यानी रात को भी कर दिया दिन। और प्लांट ने बड़ी खुशी से क्या किया? फ्लावर किया। बताएं, ये प्लांट लॉन्ग डे था या शॉर्ट डे था? बताऊं? अभी सुने भाई, ये प्लांट कह रहा है जब तक फला केमिकल इतना नहीं बनेगा मैं फ्लावरिंग नहीं करूंगा। लॉन्ग डे का मतलब है कल वाला दिन और परसों वाला और बड़ा होना चाहिए। मतलब इसका वो जो केमिकल है वो दिन और बढ़ेंगे तो वो केमिकल अचीवमेंट आएगी, तो हार्मोन बनेगा तो फ्लावरिंग होगी। तो 14 घंटे दिन था, 2 घंटे हमने और बड़ा कर दिया तो फ्लावरिंग हुई है। 1 अप्रैल को 25 अप्रैल वाला दिन बना के दिया है। 1 अप्रैल को 14 घंटे का दिन था सपोज करें, और हमने 2 घंटे एडवांस में दे दिए। प्लांट ने समझा आज 25 अप्रैल है। क्यों? 25 अप्रैल का दिन और बड़ा होता है। तो प्लांट गलती कर बैठा कि आज 25 अप्रैल है और फ्लावरिंग कर बैठा। ड्रामा हमारा था कौन सा?
हमने 25 अप्रैल वाले दिन जितनी लाइट दे दी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल कर दिया है ना। तो प्लांट ने फ्लावरिंग की, मतलब ये कौन सा प्लांट निकला। अभी अगर ये शॉर्ट डे होता तो ये, अगर आपने इसको 2 घंटे क्या 1 घंटे 1 घंटा भी नहीं 10 मिनट लाइट दी होती, 2 घंटे तो बड़ी बात है। ये प्लांट कह रहा है 14 घंटे का दिन है, मैं फ्लावरिंग नहीं करूंगा। मैं कब करूंगा, 12 घंटे पर, 13 घंटे पर या 13.5 पर। मतलब दिन और छोटा होना चाहिए। मतलब कौन से दिन चल रहे हैं, जो कल वाला दिन छोटा होगा, मतलब 21 जून के बाद। हाँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले मंथ चल रहे हैं। प्लांट इंतजार कर रहा है छोटे दिन होने का। आज बड़ा है, कल और छोटा और छोटा और छोटा होगा, तो वो केमिकल कंसंट्रेशन आएगी जो इसको चाहिए। तो भाई आपने क्या किया, आपने और इसको डोज दे दिया इसका लॉन्ग डे का। हालांकि ये कह रहा था नहीं भाई मुझे दिन छोटे चाहिए, और इंशाल्लाह 10 दिन के बाद दिन छोटे आएंगे। हमने 10 दिन इसको क्या कर दिया, पीछे रिवर्स गियर मरवा दिया इसको। ये कौन से मंथ में चल रहा था, सितंबर 1 पर कह रहा था 30 सितंबर और छोटा होगा उस दिन फ्लावरिंग करूंगा। हमने 1 घंटा लाइट देके 1 अगस्त तक पहुंचा दिया इसको पीछे। इसने कहा यार फ्लावरिंग में और 2 मंथ हैं, अभी नहीं करनी। समझ आ रही है बात। ये मसला है कि इसने फ्लावरिंग बेचारे ने नहीं की। हम समझ गए कि ये कौन सा प्लांट है। अभी आखिरी एमसीक्यूज करके बताएं कितना दिन है, 8 घंटे का और 16 घंटे की रात है। ये रात और ये दिन मतलब डे। भाई आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लाइट दी कितना घंटा, 1 घंटा लाइट दी, और फ्लावरिंग सॉरी काले फ्लावर नहीं होते, ठीक है ना, ये फ्लावरिंग हो गई। अब बताएं लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है। 8 घंटा और ये प्लस 9 घंटे की लेवल पर फ्लावरिंग की। अगर 8 घंटा दिन था, आपने लाइट बढ़ा के दी, उसकी अचीवमेंट आ गई। इट मींस अचीवमेंट मैंने टर्म यूज किया है कि भाई वो दिन आएगा, वो दिन को हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड। अब जो क्रिटिकल पीरियड है वो क्या है, ऐसा दिन जिसमें प्लांट को रिक्वायर्ड लाइट कंप्लीट हो जाए। समझ आ रही है, जितनी उसको रिक्वायर्ड है लाइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स विद द कंट्रोल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पीआर एंड पीएफआर। वो जो पीरियड है एक्चुअली उसको क्रिटिकल डे लेंथ कहते हैं या क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। तो आपने क्रिटिकल पीरियड ये अचीव करवा दिया है ना, यहाँ पे भी अचीव करवा दिया, यहाँ पे उसके उल्टा चले, तकलीफ हुई प्लांट को और फ्लावरिंग नहीं की। भाई ये हो गया, आए ना यहाँ टाइम, अरे बेल छो लगो यू साढ़ा ट्रेन क्यों पंहिंजो पीरियड आ वियो पर साहब। ॿियो पीरियड कहिड़े टाइम शुरू थींदो आहे, सही ॿुधायो न। 3:30 थींदो आहे, पौणे ते थींदो आहे न। जेसि ताईं अचे कोई 40 ते थींदो आहे। मूंखे पाणी न पीआरियो अथऊं यार। तो नहीं भाई, अभी एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अचे साईं जी अचे तो उते छॾे ॾींदा हवा अचो वठो क्लास हितां वरी उतां ई शुरू कंदासीं सुभाणे। ॿुधो थोरो गुज़रंदो हले, सुठो टाइम ॾियूं फॉर्म्स एंड फंक्शन खे, सुठो ध्यानु छॾायूं। हाणे त ॿिया चैप्टर ईअं थोरी स्पीड सां 220 जी सां कढी वठूं। भाई अब जो टॉपिक है वो आखिरी टॉपिक, कोल्ड ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं वर्नेलाइजेशन। तो नहीं भाई, अब जो हम गंदम करते हैं
जो हम गंदम करते हैं वो दिसंबर में लगाते हैं, नवंबर दिसंबर दोनों में लगती है, दिसंबर तक वैलिडिटी होती है। फिर जब दिसंबर की ठंड पड़ जाती है तो विद जर्मिनेशन नहीं होती। तो भाई आके अप्रैल में मार्च के एंड में हार्वेस्ट होती है। ये पीरियड होता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 6 माह हो गए। अब हम चाह रहे हैं, हमें ऐसा शॉर्टकट चाहिए कि हम वीट को ओनली 3 मंथ में ले लें और 3 मंथ में कोई और क्रॉप कर लें ताकि यील्ड डबल। वैसे 2 फसल लेंगे साल में, अब 4, सही है ना। तो इस तरीके को करने के लिए हम टेक्निक करते हैं वर्नेलाइजेशन। हमें पता है कि जर्मिनेशन के लिए, इसके प्रोसेस के लिए, जर्मिनेशन के लिए चाहिए होते हैं फैक्टर। सीड को पता होता है, अगर आप गंदम के सीड को जुलाई के मंथ में जमीन में लगाएंगे तो सीड कहेगा पागल कर रहे हो मुझे, वो मौसम ही नहीं जिसमें मुझे जर्मिनेशन करनी है। तो सीड को लाइट जरूरी नहीं, मे भी चाहिए, मे भी नहीं, जरूरी नहीं। टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मॉइस्ट, ह्यूमिडिटी, पानी लाजमी चाहिए। ऑक्सीजन और जर्मिनेशन, किसी को ज्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम, डिपेंड अपॉन द सीड कोड कितना पक्का है। जिनका सीड कोड ज्यादा पक्का होता है उनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, जिनका सीड कोड सॉफ्ट होता है उनको हल्की सी मॉइस्ट जमीन में ग्रो कर दें, वो जर्मिनेट करेंगे। तो भाई अब अगर हमें सीड के, गंदम के सीड को पागल बनाना है, ये टॉपिक है, सीड को पागल बनाना, ठीक है। अब सुने, जैसे हम सीड को जमीन में लगाते हैं नवंबर में या दिसंबर में, वो क्या कर देता है, सेंस, इसको देख के फैक्टर्स को कि भाई हाँ यही मेरा टाइम है, और इन सब में से एक फैक्टर पर एक चीज डिसाइड करता है। एक फैक्टर पर सारे फैक्टर को चेक करके बताता है कि भाई हाँ जर्मिनेट करूंगा, मगर एक फैक्टर को देख के वो ये डिसाइड कर रहा है कि भाई आज नवंबर की 10 डेट है या 20 है या 30 है। ये फैक्टर होता है कोल्ड या हीट। हीट और कोल्ड को देख के प्लांट कह रहा है अच्छा आज मुझे लगाया गया है, ठीक 6 माह बाद मुझे फ्लावरिंग करनी है। क्या करनी है, फ्लावरिंग करने का आइडिया प्लांट के पास कब आता है, जब हम सीड को जमीन में लगाते हैं, उसी टाइम डिसाइड हो जाता है फलां दिन। अगर आप देखें ना, कोई गंदम पहले करता है, कोई बाद, कोई और बाद, 1 माह का डिफरेंस होता है, मगर सबकी जो गंदम में हार्वेस्ट इकट्ठे होती है 5-10 दिन का फर्क होता है बस। ये फर्क क्यों खत्म हो जाता है, ये जो सीड होते हैं वो जो हमने जमीन में लगाए या जो नहीं लगाए उन्होंने डिसाइड किया होता है कि ये मौसम चल रही है, इस मौसम में हमें फ्लावरिंग करनी है। तो बात ये है, हम क्या करेंगे, प्लांट के सीड को जमीन के बजाय नवंबर में दिसंबर में फ्रिज में रखेंगे, रिफ्रिजरेटर में रखेंगे। किसमें रखेंगे, सीड को रिफ्रिजरेटर में रखेंगे फ्यू वीक्स के लिए। और सीड क्या डिसाइड करेगा, अच्छा सीड फ्लावरिंग डिसाइड करेगा यहाँ पे या जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए सारे फैक्टर चाहिए फॉर जर्मिनेशन। और डिसाइड फ्लावरिंग डिसाइड करने के लिए ओनली ठंड चाहिए, आपने ओनली ठंड दी है, समझ आ रही है बात। तो सीड कहेगा अच्छा अब नवंबर चल रहा है, उसको क्या पता कि भाई मंथ पता नहीं कौन सा चल रहा, आप पड़े फ्रिज में हो, सीड को तो नहीं पता लगेगा कि मैं फ्रिज में हूँ या नेचुरल एनवायरनमेंट में हूँ। तो हमने सीड को बनाया पागल कि भाई कौन सा मंथ चल रहा है,
बड़ा मंथ चल रहा है। तो ठंड से हमने क्या किया, स्टिम्युलेट। अब इसको जमीन में लगाया नहीं, जमीन में पता नहीं हमने क्या लगाया हुआ था, जमीन फ्री थी नहीं हमारी, कोई और फसल ले रहे थे हम, समझ आ रही है बात। अब जैसे मंथ आया जनवरी का, फरवरी का, अब हम इसको लगाएंगे। अब लगाएंगे, अब जर्मिनेशन के बाद जब ये ग्रो करेगा जमीन के अंदर, बाकी प्लांट जो है आपने देखा कि 6 माह जमीन में लगे होते हैं ग्रो करने से हार्वेस्ट तक, और ये 3 माह क्यों ग्रो करेगा जमीन में, क्योंकि इसने फ्लावरिंग डिसाइड कर दी है। तो फ्लावरिंग डिसाइड करने से 3 माह पहले हमने इसको ग्रो करवाया ही नहीं। ग्रो कितना की करवाया, एक इसका ड्रॉबैक है कि इन जो असली प्लांट है जब इनको लगाते हैं असली टाइम होता है 6 माह ही जमीन में ग्रो करते हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, और ये 3 माह में उतने बड़े नहीं हो पाएंगे, मगर फ्लावरिंग उन्हीं दिनों में करेंगे। हमें टाइम बचाना है, थोड़ी बहुत प्रोडक्शन में कमी आएगी, ठीक है, और उस कमी को ओवरकम करने के लिए क्रॉसेस आ गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। इस गंदम को इससे क्रॉस करवाओ, सीड ज्यादा बनेंगे, दाने ऐसे बनेंगे, वजनी बनेंगे, ये कंटेंट ज्यादा होगा, ये प्रोटीन ज्यादा होगी। पहले गंदम देती थी 5 मन, 6 मन, 10 मन एकड़, अभी दे रही है 100 मन एकड़। इतनी चेंज आ गई है ये क्रॉसेस से। तो भाई वर्नलाइजेशन क्या है, क्या वर्नलाइजेशन को मैं कोल्ड ट्रीटमेंट कहूँ? क्या वर्नलाइजेशन ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम प्लांट का वेजिटेटिव पीरियड रिड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव पीरियड मतलब जर्मिनेट करने से फ्लावरिंग करने तक 5 माह चाहिए, अब ये 3 माह में, 5 माह का सफर 3 माह में क्यों पूरा कर रहा है? क्योंकि ड्रामा किया इसके साथ हमने, कौन सा? कोल्ड दिखा के हमने उसको जमीन में नहीं लगाया, तो प्लांट ने सोचा कि भाई बस आज के ठीक 6 माह बाद में फ्लावरिंग करूंगा। 3 माह तो जमीन में था ही नहीं, जर्मिनेट किया ही नहीं उसने। 3 माह के बाद हमने उसको लगाया तो वो उस वादे के मुताबिक 6 माह के बाद तो उसने फ्लावरिंग की। 3 माह जमीन से बाहर था, 3 माह जमीन में था, फ्लावरिंग तो उसने टाइम पे की, मगर हमने उसके साथ बेईमानी की कि टेम्परेचर दिखा के जमीन में नहीं लगाया, क्योंकि जमीन में कोई और फसल चल रही थी आगे या पीछे। तो ये है वर्नलाइजेशन, जो आपके बुक में है, इसको अच्छे से रीड कर लें। शॉर्ट वैरायटीज बनाने के लिए है, लॉन्ग वैरायटीज, लॉन्ग को शॉर्ट करने के लिए। रिप्रोडक्टिव पीरियड को शॉर्ट करते हैं या वेजिटेटिव को? वेजिटेटिव को शॉर्ट करते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव जल्दी आ जाए। मूवमेंट और हार्मोन कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।